मुक्तिका चैनल में आपका स्वागत है। मैं रेणु आपको सुना रही हूँ अपनी पहली कहानी मेरा सर्कस, जिसे किस्मत की खोज कहानी संग्रह के खजाने से मैं निकाल कर ले आई हूँ आपके लिए। घास-फूस से बनी छत के ऊपर चूहे उछल कूद करके बीच बीच में तिनके गिरा रहे हैं। रात का सन्नाटा है, बारिश भी हो रही है। कच्चे से मकान में रोशनी के नाम पर छोटा सा चिराग जल रहा था, परंतु तेज हवा के झोंकों को सह न सका और जलकर बुझ गया। इसलिए कमरे में अंधकार था। बारिश की तीव्रता से छत टपकने लगी थी। चारपाई पर 41 बरस की भानु असशक्त सी लेटी हुई थी। वो बहुत दिनों से बीमार है, उठने की क्षमता नहीं, इसलिए टपकती छत के नीचे कोई बर्तन भी नहीं रख सकती। इस समय उसका शराबी पति बथुआ भी तो उसके पास नहीं है। रोज ही तो यही नशे में चूर जमीन पर पड़ा रहता था, मगर अब उसमें भी क्षमता नहीं रही थी कि वो अपनी भानु को इस तरह तड़पती दशा में और देखे। जिस समय से दोनों ने सर्कस छोड़ा है, भानु का पति यथासंभव कार्य करके जीवन की गाड़ी आगे खींच रहा है। नशे में भले ही वो अपना होश खो बैठे, किंतु भानु के प्रति उसके कभी उपेक्षित भाव न रहे। लेकिन आज न जाने क्यों उसका हृदय भानु का कराहना सह नहीं पा रहा था। अतएव उसे अकेली चारपाई पर छोड़कर बाहर निकल गया। मर्द है ना, औरत होता तो रोता गिड़गिड़ाता, परंतु ढूंढ की भांति वही पड़ा रहता। एकांत में बथुआ बहुत रोता, परंतु कमजोर भानु के समक्ष उसे अश्रुप्लावित मुख लिए सिसकना कतई ठीक न लगता था। भानु की आंख बंद थी, मगर उसमें नींद नहीं थी। कुछ समय तक बथुआ को पुकारती रही और जब थक गई तब अतीत के चलचित्र उसकी आंख में जीवंत हो उठे। 8-10 बरस की थी। स्कूल से घर लौटते समय सर्कस के शहर आने की खबर एवं उसका प्रचार प्रसार लाउड स्पीकर में सुनकर तथा सर्कस के आकर्षक पोस्टर्स देखकर प्रतिदिन घर आती, बस्ता पटकती और माँ का दामन पकड़कर जिद करती, सर्कस देखने चलो माँ, नहीं तो खाना नहीं खाऊंगी। एक दिन माँ पिता ने बच्चे का आग्रह स्वीकार कर उसे सर्कस दिखा ही दिया। विशाल तंबू में रंगीन रोशनी, चमकीले कपड़े पहने करतबकार, आग से जलते चक्र के इर्द गिर्द शेर का दूसरी ओर कूदना, जोकरों का हंसना रोना और न जाने कितने ही अभिभूत कर देने वाले कारनामे देखकर भानु की बालपूर्ण जिज्ञासा तृप्ति पा रही थी। विशेषकर उसे हवा में रस्सी थामे एक छोर से दूसरी छोर तक तैरती लड़कियां अत्यधिक पराक्रमी एवं प्रतिभावान लगी। जैसे उसकी क्लास टीचर कहा करती है कि लड़कियों को पराक्रमी होना चाहिए। अगले दिन कक्षा में नई शिक्षिका का प्रवेश हुआ। नवस्थापित शिक्षिका ने सभी विद्यार्थियों का परिचय एवं भविष्य में उन्हें कुछ बनने की प्रेरणा प्रदान करने हेतु उनकी इच्छा जानने लगी। जब भानु से प्रश्न किया गया तो वो बोली कि मैं सर्कस की कलाकार बनना चाहती हूँ। उसे स्मरण हुआ कि उसकी इच्छा जानकर विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षिका भी हंस पड़ी थी। वे सब उस पर क्यों हंस पड़े थे, वो अब तक समझ नहीं पाई। कुछ और आगे बढ़कर अतीत का खौफनाक दृश्य उसकी आंखों में खींच गया। भूकंप की वो काली रात, जिसमें उसके माँ पिता सदा के लिए उससे अकेला छोड़कर चल बसे। बहुत दिनों तक वो निसहाय भटकती रही। फिर एक दिन एक सब्जी वाली की कृपा पात्र बन उसके साथ ही सब्जी की दुकान पर सब्जियां बेचकर दिन गुजारने लगी थी। फिर अचानक एक दिन सर्कस ने पुनः शहर में दस्तक दी।
वही सर्कस का प्रचार प्रसार, वही लाउड स्पीकर और वही आकर्षक पोस्टर्स। सब्जी की दुकान पर एक दिन एक लंबा चौड़ा गौर वर्ण व्यक्ति आ खड़ा हुआ। तभी सब्जी वाली उससे बोली, अब के सर्कस कब तक रहेगा? व्यक्ति ने जवाब दिया, जैसे हर साल रहता है। सर्कस नाम सुनते ही भानु पुलकित हो उठी। मेरा सर्कस? और सब्जी वाली से हट करने लगी। मुझे सर्कस में भिजवा दो, मुझे सर्कस में भिजवा दो। व्यक्ति सब्जी तौलवाते हुए भानु की ओर पारखी नजर से घूर रहा था। सब्जी वाली बोली, भानु, सर्कस तेरे बस की बात नहीं बेटा। तभी उस व्यक्ति ने भानु को करीब बुलाया और उससे कुछ बातें करते हुए उसका परीक्षण भी करने लगा। 13-14 बरस की भानु गौर वर्ण, आंखें काली, खड़ी तीखी नासिका तथा छरहरी काया वाली आकर्षक व्यक्तित्व की धनी थी। उस व्यक्ति ने सब्जी वाली को समझाया, बच्ची को यदि ट्रेनिंग दी जाए तो ये सर्कस की कलाकार बन जाएगी। यदि तुम्हें आपत्ति न हो तो मैं इसे अपने समूह में शामिल कर लूं। सब्जी वाली भानु की ओर से चिंता प्रकट करते हुए बोली, साहब, ये बिन माँ पिता की बच्ची है, मुझ पर बोझ नहीं है, लेकिन मैं गरीब औरत, इसे क्या खुशी दे पाऊंगी? हाँ, यदि आप इसे अच्छी जिंदगी दे सके तो भगवान आपका भला करेंगे। उस सर्कस चलाने वाले व्यक्ति का नाम जोगी था। कुछ दिनों में ही भानु उसके अधीन अभ्यासरत होने से सर्कस की उम्दा कलाकार बन गई थी। भानु जोगी का सम्मान करती थी क्योंकि वह उसका गुरु था। परंतु जैसे जैसे भानु एक अवस्था पार करने लगी, वो अधिक सुंदरता अपने भीतर समेटने लगी। अब जोगी की दृष्टि भानु के प्रति बदलने लगी। इसी बीच भानु का आकर्षण सर्कस के एक कलाकार नटवर के साथ प्रारंभ हो गया। इधर जोगी भानु को अपना शील भंग करने पर विवश करने लगा। अतः भानु परिस्थिति की नाजुकता से नटवर को अवगत करवाती हुई विवाह के लिए जोर देने लगी। नटवर का विचार था कि वो इतना प्रतिभावान कलाकार है कि उसे विदेशों में सर्कस आयोजित करने वाले एक दिन जरूर आमंत्रित करेंगे और तब क्या पता उसे भानु से अधिक रूपवान और प्रतिभा संपन्न कलाकार मिल जाए। भानु से नटवर की ये चतुरता सही नहीं गई। वो बथुआ, जो कि सर्कस का ही एक कलाकार था, उसे नटवर की धोखेबाजी कह सुनाई। बथुआ शराब जरूर पीता था, मगर स्त्रियों का सम्मान करना, अपना काम तन्मयता से करना उसका स्वाभाविक गुण था। उसने झल्लाते हुए उससे कहा, वो नटवर, उसकी इतनी हिम्मत, उसके दुर्व्यवहार के लिए लज्जित करूंगा मैं उसे, और उसे तुमसे विवाह करना ही होगा। भानु खुद को संभालती हुई बोली, जबरन किसी से विवाह संबंध जोड़ने का क्या अर्थ? स्वयं से धोखा ही तो है। बथुआ ने भानु की स्थिति समझा और स्वयं ही समस्या का हल देते हुए उसके समक्ष विवाह प्रस्ताव रख दिया। भानु ने भी अपनी स्थिति देखते हुए स्वीकृति दे दी। धीरे हुए उससे कहा कि वो नटवर, उसके दुर्व्यवहार के लिए लज्जित करूंगा मैं उसे तुमसे विवाह करना ही होगा। भानु खुद को संभालती हुई बोली, जबरन किसी से विवाह संबंध जोड़ने का क्या अर्थ? स्वयं से धोखा नहीं तो और क्या? बथुआ ने भानु की स्थिति समझी और स्वयं ही समस्या का हल देते हुए उसके समक्ष विवाह प्रस्ताव रख दिया। भानु ने भी अपनी स्थिति देखते हुए स्वीकृति दे दी। धीरे धीरे बथुआ शराब पीना छोड़ चुका था। भानु भी अब बथुआ के प्रति आसक्त थी, परंतु उनका ये सुखमय जीवन उनके शत्रुओं से देखा न गया। जोगी और नटवर ने इन दोनों के विरुद्ध अपना एक गुट बना लिया था। दोनों शत्रुओं ने आपस में मिलकर बथुआ पर सर्कस के जानवरों की गैर कानूनी रूप से खरीद बिक्री का दोष लगा दिया था। स्वयं पकड़े जाने के भय से झूठी महानता दर्शाते हुए उन्हें पुलिस के हवाले न करते हुए सर्कस से बाहर कर दिया।
भानु और बथुआ ने जो जो भी धन अर्जित किया था वो इसे सर्कस में अपनी कला के माध्यम से, अतः वो भी इनसे छीन लिया गया था। अपने निर्दोष पति पर ये घिनौना दोष उसे भीतर ही भीतर खोखला किए जा रहा था। भानु गंभीर रूप से बीमार रहने लगी। बथुआ दिन रात उसका ख्याल रखता, इस आशा से कि आज नहीं तो कल भानु का स्वास्थ्य परिवर्तन होगा और वो ठीक हो जाएगी। परंतु प्रत्येक चिकित्सक यह कहकर पराजित हो जाते कि जिसने जिजीविषा की ही त्याग दी हो, उसका उपचार कठिन ही नहीं असंभव सा हो जाता है। भानु की आंख सारी रात अपने बचपन और अब तक के सुख दुख के कार्यक्रम को एक के बाद एक पिरो रही थी। इसी क्षण उसे एहसास हुआ कि समग्र जीवन के समस्त भावों में यदि सुख को खंगाला जाए तो उसका सार उसे सर्कस में काम करना ही प्रतीत हुआ, जो उसके बचपन का सपना, उसकी जवानी की उपलब्धि तथा पूर्ण जीवन का आधार साबित था। और बथुआ को वो कैसे विस्मृत कर जाती, जिसने उसे दोस्त बनकर समझा था और एक जीवन साथी बनकर उसका साथ निभाया था। इस क्षण आखिर भानु के मन में आ ही गया कि वो अपने लिए न सही परंतु बथुआ के लिए अवश्य जिएगी। दुनिया में और भी सर्कस हैं, कहीं ना कहीं उन्हें काम मिल ही जाएगा। ये अभिलाषा अभी उसके मन में जागृत हुई ही थी कि पड़ोस की प्रौढ़ महिला की चीखती आवाज ने उसे अपनी ओर खींच लिया। भानु, 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 बथुआ, तेरा बथुआ अब नहीं रहा। रात भर बारिश में बेशुद्ध पड़ा रहा, इसलिए चल बसा। परंतु उस अनजानी को क्या पता था कि वो भानु की पीड़ा न सह पाया था। भानु में इतनी क्षमता भी नहीं थी कि वो उठे और अपने जीवन साथी, अपने प्राण प्रिय पति के लिए विलाप करे, जिसने उसे सदैव ही अपनी पलकों पर स्थान दिया था। अभी अभी जो जीने का उत्साह उसके भीतर बथुआ के लिए जन्मा था, वह भी बथुआ के साथ दम तोड़ गया। उसका मौन क्रंदन दब गया सदा के लिए। प्राण छूटते वक्त उसके मुंह से दो ही शब्द निकल आए, मेरा सर्कस। के सर्कस प्रेम ने आपको किस हद तक छुआ, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं रेणु फिर मिलूंगी आपसे अपनी अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।